चलिए डिस्कस कर रहे हैं बेटा मैं 24 टैक्सेशन पेपर और उसमें से भी जीएसटी वाला पोर्शन के क्लास में जीएसटी हमने वाइंड अप कर लिया। अपने को पता ही है बेटा 100 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का इनकम टैक्स है, 50 मार्क्स का बेटा जीएसटी, इसमें से 30% का मतलब 15 नंबर के एमसीक्यू वो इंस्टीट्यूट अपना इंटेलेक्चुअल मान के चलता है, वो घर पे लाने नहीं देता, इसलिए वो पता नहीं चलता बेटा। बाकी 35 नंबर का ये सब्जेक्टिव। ठीक है जी, तो हम जो भी कर रहे हैं ये 35 नंबर के लिए, एक तो जीएसटी वाला पोर्शन करवा रहा हूं मैं और 35 मार्क्स के लिए कर रहे हैं। 35 मार्क्स आउट ऑफ 100 परसेंटेज वाइज बोलें तो बेटा 35%। एग्जाम 180 मिनट का 3 घंटे, 180 का 35% कितना हो गया बेटा 18 3 54 और 9 63 मिनट्स में ये वाइंड अप हो जाना चाहिए। मैथमेटिकली अगर चलें तो ये 63 मिनट में वाइंड अप हो जाना चाहिए। पहला डिस्क्लेमर जो मैं ले लूं, हो सकता है 63 मिनट में मैं 1 या 2 ही क्वेश्चन करवा पाऊं, तो कहीं इसको उल्टा मत ले लेना कि सर आप ही नहीं करवा पा रहे तो हम क्या कर पाएंगे। मुझे समझाना है और जो पॉइंट है खाली वही पॉइंट नहीं लूंगा मैं, अगल बगल की वो चीज भी रिवाइज करा दूंगा। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, कहीं इसको उल्टा पकड़ के बैठ जाए सर आप ही से सोल्व नहीं हो रहा 63 मिनट में तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करें बैठे हैं। मुझे समझाना है बेटा, हो सकता है मुझे 2.5 घंटे के 2 या 3 लेक्चर भी लग जाएं, क्योंकि प्रॉपर प्रेजेंट करना है, प्रॉपर सीखना है कि कैसे एग्जाम में दिखाना है। ठीक है जी, विद चॉइस तक सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पेपर मिले आधे से ज्यादा चीजें तो क्वेश्चन पेपर में लिख लेना, काम आसान हो जाएगा आपका। पढ़ो, एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड a GST supplier located in जयपुर राजस्थान। सप्लायर कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है जी, परचेज राजस्थान से करेगा इंट्रा स्टेट, सेल राजस्थान में करेगा इंट्रा स्टेट, और दूसरा कोई स्टेट आ गया तो इंटर स्टेट। राजस्थान इंट्रा होगा तो CGST SGST, इंटर होगा तो IGST UTGST का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आगे बता, इस सप्लाई ऑफ टैक्सेबल पैकेजिंग गुड्स एंड कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है जी, गुड्स भी देता है सर्विस भी देता है। इंफॉर्मेशन है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। मंथ के ऊपर जरूर फोकस रखना कि किसकी प्रैक्टिस चाहता है। मैं अगर स्टूडेंट हूं, मैं सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पे पहुंच जाऊं कि चाहता क्या, ताकि उसके हिसाब से क्वेश्चन पढ़ें। नहीं तो फिर हम पढ़ते हैं, फिर रिक्वायरमेंट पे आते हैं और फिर दोबारा क्वेश्चन पे जाते हैं, इतना टाइम होता नहीं। पहले रिक्वायरमेंट पे आ जाओ। नालायक चाहता क्या है, रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है 9918 एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज प्रोवाइडेड। इसका मतलब है कहीं और कोई रेट है तो वो रेट, और अगर कहीं कुछ रेट स्पेसिफिक नहीं है तो 18%, 9 + 9। आगे बता, ऑल द फिगर मेंशन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। साइलेंट हो तो भी हमें पता है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन गिवन अबव, कंडीशन नेसेसरी फॉर क्लेमिंग ITC वर कंप्लाइड विद। सेक्शन 16 वाली 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) सेटिस्फाइड है। ऑल इनवर्ड सप्लाई, उल्टी सीधी एजम्पशन मत ले लेना, टैक्सेबल में ही यूज हो रही है, क्योंकि अगर एग्जम्प्टेड में यूज होती सेक्शन 17 ITC नहीं मिलते। ये क्लियर कर दिया। ब्रीफ एंड सुटेबल नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। मन मन में कुछ नहीं, जो भी मन में चल रहा है उसको वहां पर लिख के आ जाना। चाहता क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट मिनिमम GST पेबल इन कैश, यानी कि यूटिलाइज करने के बाद। तो हमने 3 स्टेप में सीखा था, परचेज के टैक्स देख लो, सेल के टैक्स देख लो, और तीसरे में आपस इनको क्या कर दो बेटा, सेट ऑफ कर दो। तो सबसे पहले 3 चीजें निकालनी होंगी, आउटवर्ड के ऊपर, इनवर्ड के ऊपर, और आखिरी में क्या करेंगे, इसको सेट ऑफ करेंगे। 10 नंबर का था बेटा ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, सेल के ऊपर निकालना है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ये सब चीजें क्वेश्चन पेपर में कर रहे हैं आप, अभी प्रैक्टिकल आंसर शीट में नहीं आए। सप्लाई ऑफ गुड्स 18 लाख टू वैदही एंटरप्राइज आर रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ राजस्थान। हम भी राजस्थान के, ये भी राजस्थान का। क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्वेश्चन पेपर में कर देना, ये इंट्रा स्टेट है। हम भी राजस्थान के हैं, ये पर्सन भी राजस्थान का है जिसे हमने बेचा, ये इंट्रा स्टेट है। हमने बेचा 18 लाख का। फर्दर 18 के इन एडिशन 50,000 हमें मिले वैदही एंटरप्राइज से टुवर्ड्स फ्रेट
चार्जेस बेटा, और हमने डिलीवरी देनी थी उसके प्रीमाइसिस पे, तो ऑब्लिगेशन तो मेरी थी कि मैं आपके प्रीमाइसिस तक माल पहुंचाऊं, तो फ्रेट मेरी ऑब्लिगेशन है, पर डिस्चार्ज किसने कर दी बेटा? रिसिपिएंट ने डिस्चार्ज कर दी। ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय रिसिपिएंट इज अ पार्ट ऑफ टीवी 15(2)(b। ए में थे टैक्सेस, याद आ रहा है? एनी टैक्स ड्यूटी सेस फी बाय वट एवर नेम कॉल्ड इज अ पार्ट ऑफ टीवी। बी में क्या था बेटा आपका? ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय रिसिपिएंट। सी में था इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्सपेंस। फिलहाल ये बी में इज अ पार्ट ऑफ टीवी ऐड होगा। ये सब क्वेश्चन पेपर में कर रहे होंगे आप, वहां पर टाइम बचेगा, ठीक है जी। तो यानी कि पहले की वैल्यू 18,50,000, और ये कौन सी सप्लाई है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। सी और एस लगेगा, अलग से कोई रेट बोल नहीं रहा इसका, तो सबसे आखिरी वाला रेट लग जाएगा 9C 9S। आगे बोल भाई। सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ ₹35 लाख टू कैल्क एक्जिम आर रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ प्रयागराज उत्तर प्रदेश। यूपी के पर्सन को हमने सप्लाई करी है, तो ये समझ में आ गई, ये इंटरस्टेट है, ठीक है जी। 35 लाख का माल बेचा और उससे 60 लाख रुपए 60,000 मैंने अलग से चार्ज करे ऑन अकाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस। ऑल टैक्सेस, टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी बाय वट एवर नेम कॉल्ड अदर देन CGST, SGST, UTGST, IGST, कंपनसेटरी सेस, इन 5 को छोड़ दें तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं है। इन 5 के अलावा कितने मर्जी हो इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ये 35,60,000 ऐड कर देंगे बेटा इसको, किसके कारण? 15(2)(a) के कारण। 2 पॉइंट हो गए बेटा। तीसरा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सनशाइन लिमिटेड आर रजिस्टर्ड पर्सन इन जोधपुर राजस्थान। ये समझ में आ गया, ये इंट्रा है, सब क्वेश्चन पेपर में ही हो रहा है बेटा, ये इंट्रा है। बिफोर डिस्काउंट, क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज है बेटा, ये 6 लाख डिस्काउंट से पहले है। फर्दर 60,000 का 30,000 का हमने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया, विच इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है या डिस्काउंट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई? आपको याद हो बेटा, मैंने 2 टाइप के डिस्काउंट पढ़ाए थे 15(3) में। एक तो होता है डिस्काउंट नॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई 15(3)(a), एक होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ये पोस्ट सप्लाई नहीं है, ये डिस्काउंट नॉन। और 15(3) डिस्काउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो डिस्काउंट नॉन इज नॉट अ पार्ट ऑफ, माइनस करेंगे 15(3)(a है वो। ए में डिस्काउंट नॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बी में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। चला के बता भाई। इट डिलीवर्ड गुड्स वर्थ ₹2 लाख टू जीवन सॉल्यूशन। हम कौन है? हम है एवरशाइन। ई नाम ले लेते हैं। ई ने जे को डिलीवरी दी है, अभी ये नहीं पता बेचा है या नहीं बेचा, क्या पता है बिल टू शिप टू नाउ, सप्लाई नहीं बोल रहा, ये डिलीवरी बोल रहा है। मैंने ई मतलब क्या नाम था यार, एवरेस्ट को मैं ई मान के चल रहा हूं, एवरशाइन को। मैं ई ने जे को डिलीवरी दी है 2 लाख की, और ये पर्सन कहाँ का है? राजस्थान का। अगर ये यहीं खत्म हो जाता तो देखने में लग रहा है ये इंट्रा स्टेट सप्लाई, पर मैंने इसको डिलीवरी दी है ऑफ राघु इंटरप्राइज मुंबई के कहने पे, यानी कि मैंने माल किसको बेचा है? मुंबई। आखिरी में बोल भी रहे ये बिलिंग मैंने किसके नाम करी है? मुंबई। ये कौन सा केस है? बिल टू शिप टू मॉडल, सेक्शन 10(2)(b। परफेक्ट है। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन मुंबई। सीधा जिसके नाम हम बिल बनाते थे, दैट इज मुंबई। तो हो सकता है यहां कुछ बच्चे पकड़ में आ जाएं एग्जामिनर के कि राजस्थान देख के वो भी इंट्रा समझ लें, ये इंटर स्टेट सप्लाई है। आराम से चलो, भागम भाग मत रखना, 62 मिनट का प्रेशर मत ले लेना, मुझे तो समझाना है बेटा, तो इसलिए टाइम लगेगा मुझे। तो चारों ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत? क्रक्स ऑफ द मैटर, पहली इंट्रा स्टेट है, दूसरी इंटर है, तीसरी फिर इंट्रा है, चौथी इंटर है। ये सिमिट्री आती होगी ऐसे, 5वीं होती तो देखते, कुछ रट मत लेना नालायक, चांस की बात है, ठीक है जी। टैक्स बाद में इकट्ठा 10(1), ठीक है, 10(1)(b। आगे चलें जी, एक बार इनवर्ड भी पढ़ा दूं ना, फिर बाद में इकट्ठा फॉर्मेट बचेगा। सबसे पहला हमने रॉ मटेरियल परचेज करा बेटा 20 लाख का PQR लिमिटेड से। कहाँ का है ये? यूपी का। हम कहाँ के थे?
राजस्थान, तो ये परचेज इंटर स्टेट वाली परचेज है, इस पे आईजीएसटी लगेगा। ये परचेज इंटर स्टेट वाली परचेज है बेटा, इसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज होगा। हमने माल खरीदा 20 लाख का, उसमें से 1 लाख का माल तो अभी मिला ही नहीं। 16(2) की कंडीशन याद आ रही हो, गुड्स और सर्विसेज रिसीव होनी चाहिए। 16(2)(a) डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनवाइस होना चाहिए। 16(2)(b) गुड्स और सर्विसेज आपको रिसीव हो चुकी हो। तो इस 1 लाख के ऊपर तो आईटीसी नहीं मिलेगा। किसके कारण? 16(2)(b) याद रहे बहुत बढ़िया, ना याद रहे चलेगा। 16(2) की तो कंडीशन थी वो सारी, यानी कि मिलेगा कितने के ऊपर? 19 लाख के ऊपर। रेट कुछ नहीं बोला तो आईजीएसटी 18, 19 लाख पे। सर अभी तक तो हमने पेपर पे एक भी चीज नहीं लिखी बेटा, जो टाइम लगाना है यहां लगा लो, बाद में तो फिर एक सिरे से लिखते रहेंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन पेपर में ही चल रहा है एग्जाम में। ये आगे बता। एक मशीनरी थी बेटा, हमने ली कितने की? 2 लाख की। कहां से लिए साहब? बेंगलुरु कर्नाटका। यहां तक देखूं तो इंटर है और इसके ऊपर आईजीएसटी। कंपनी हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी कंपोनेंट। तो बेटा आपको याद हो 16(3), 16(3) एक बारी में एक तरफ हो जा भाई। अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये तो सैप्पा ही खत्म, इसका तो आईटीसी ही नहीं मिलेगा। खत्म हुआ जी। परचेज ट्रक 15 लाख। तो पहले तो चेक करो ट्रक के आईटीसी है या नहीं। यस, 17(5) में कहीं है ही नहीं। ये तो किसके लिए? गुड्स के लिए है। 15 लाख का बेटा इन्होंने ट्रक खरीदा राजस्थान से। हम भी कहाँ के हैं? राजस्थान। इंट्रा स्टेट तो सी और एस, और स्पेसिफिकली रेट गिवन है और आईटीसी मिलेगा। ठीक है, ये मुझे बताने में टाइम लग रहा है, आप तो सीधा करते चले जाओगे, टाइम बचेगा। ठीक है जी, आगे चलो। परचेज कार सीटिंग कैपेसिटी 7, आगे बढ़ना भी मत, आईटीसी नहीं मिलेगा। सर वो चेक तो करो, कोई 3 एक्सेप्शन में तो नहीं है। वो ऊपर ही बोल दिया इसका काम किस चीज का है? पैकिंग का। वो 3 एक्सेप्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, सप्लाई एंड सब्सिक्वेंट, इसी टाइप की सप्लाई होगी बेटा। या तीसरा कौन सा था? ड्राइविंग वाला। तो वो तो लगेगा ही नहीं ना इसमें, क्योंकि इसका काम ही नहीं है वो। तो यहां पर सीधा क्या हो जाएगा? कार का आईटीसी नहीं। जब आईटीसी नहीं तो आगे पढ़ें क्यों? सर फिर भी पढ़ लो भाई। राजस्थान से खरीदी है तो इंट्रा, लगा होगा सीजीएसटी एसजीएसटी, पर 17(5) में ब्लॉक है। ठीक है, अगला चलो जी। हमने 5 लाख की गुड्स खरीदी इस बिल्डर से बेटा, किसके लिए? राजस्थान में हमें एडिशनल फ्लोर बनाना है। ये हो गया बेटा आपका अगेन ब्लॉक क्रेडिट। एक्सपेंसेस कैपिटलाइज हुए होंगे। मैंने बोला था साइलेंट जब भी हो, रिपेयर हो तो आप मान लेना बेटा P&L में गई होगी, कंस्ट्रक्शन हो तो कैपिटलाइज हुआ होगा, और अगर कैपिटलाइज हुआ होगा तो आईटीसी नहीं मिलते। ये भी 17(5), वैसे सेक्शन थी सी। परफेक्ट है, बोले का तेजा भाई। सी में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस थी, डी में गुड्स थी। ट्रीटमेंट सेम थी, खर्चे कैपिटलाइज हैं, आईटीसी नहीं मिलेगा। खर्चे बेटा अगर P&L में डेबिट करे हैं तो आईटीसी मिल जाएगा। थंब रूल ये था, कंस्ट्रक्शन मान के चलेंगे तो बेटा आपका कैपिटलाइज है, रिपेयर दे रखा हो तो आपका नॉट कैपिटलाइज। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, वो सेट ऑफ करने में काम आएगा। ठीक है, करें स्टार्ट तेजी से। लिख रहे हैं आप रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर क्या था? नंबर वही डालेंगे। क्वेश्चन 5A, ऊपर हेडिंग डाल दो May 24 क्वेश्चन पेपर जीएसटी। जीएसटी वाले रजिस्टर में करना, कहीं कैपिटल गेन सेक्शन 54। जीएसटी वाले रजिस्टर में कर रहे हैं आप, इसलिए मैंने व्हाट्सएप भेज दिया था कि रजिस्टर कैरी करना। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, क्या निकाल रहा हूं मैं पहले? जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 23। और एक काम करते हैं, पार्टिकुलर इंट्रास्टेट
इंटरस्टेट। टाइम बच जाएगा नहीं तो एक एक को लेंगे फिर बाद में फिर बाइफरकेट करना पड़ जाएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, बार बार मैं चेंज नहीं करूंगा, पढ़ा दिया था मैंने, बस मुझे बोलते रहना करेक्ट फॉर्म में। पार्टिकुलर में तो वही आइटम जो हमने सप्लाई करी है, सप्लाई ऑफ गुड्स टू वैदई, गुड्स टू वैदई इंटरप्राइज। कितनी बेटा, कौन सी सप्लाई थी, कहाँ का था ये, राजस्थान का? तो इंट्रा स्टेट में लिख देना 18,50,000 और यहीं पे लिख दो 50,000 एडिशनल रिकवरी फ्रॉम बायर ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेट is a part of value as per section B। टैक्स बाद में इकट्ठा निकाल दूंगा। भागम भाग मत रखना बेटा, कोई भी दिक्कत, पक्का ना? सर 15 तो याद है, आगे 2 भी भूल गए, बी ए सी डी भी भूल गया, 15 जरूर लिख के आ जाना। वैसे तो कोशिश करना कि सारा याद हो जाए। चले सेकंड, सप्लाई टू कैल्क एग्जिम, सप्लाई ऑफ गुड्स टू कैल्क एग्जिम ऑफ, कहाँ का था ये, यूपी का। 35 लाख का हमने इसको बेचा और 60,000 के बेटा इससे टैक्स भी लिए, म्यूनिसिपल टैक्सेस। 35 लाख 60,000 और इसका भी नोट डाल दो, एज पर 15 टू ए म्यूनिसिपल टैक्सेस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्योंकि यूपी का है इसलिए सप्लाई इंटरस्टेट है। तीसरा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सनशाइन लिमिटेड ऑफ, कहाँ का है ये, राजस्थान। हमने सप्लाई करी है बेटा 6 लाख की, इसमें डिस्काउंट एडजस्ट नहीं है, डिस्काउंट नॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई 30,000 माइनस। तो नेट टैक्सेबल सप्लाई कितने की मानी जाएगी, 570, कौन सी है, इंट्रास्टेट। और इसका भी नोट डाल दो, डिस्काउंट नॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन separately in the invoice is not a part of transaction value। कितना हो गया बेटा, 570, अच्छा ले लिया। इंट्रा स्टेट सेक्शन 15(3)A। ए में था बेटा डिस्काउंट नॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बी में था पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई का कुछ है नहीं इसलिए डिस्कस ही नहीं कर रहे। चौथा, डिलीवर गुड्स टू जीवन सॉल्यूशन ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ राघु एंटरप्राइज। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू जीवन सॉल्यूशन on the direction of
Raghu Enterprise. It is a case of bill to ship to model. In as per section 10(1)(b), in case of bill to ship to model, place of supply shall be location of third person, that is location of Raghu Enterprise, that is Mumbai. So it's a इंटरस्टेट सप्लाई, क्योंकि हम खुद कहाँ के हैं, राजस्थान के, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर है बेटा आपका, मुंबई। सर डिलीवरी तो राजस्थान में ही गई है, देखना ही नहीं ना बेटा, ये तो 10(1)(b) का केस है, ठीक है। तो ये कौन सी सप्लाई हो जाएगी, इंटरस्टेट। कितने की थी, 2 लाख, ठीक है जी। ये आ गया आपका टोटल वैल्यू, बोलना जरा इंट्रा की। 24,30,000, इसकी बोलना 24 ही तो लिखा है, 24,20, 24,20,000, 37,60,000। पहले वाले पे लगेगा CGST SGST, लास्ट वाले पे IGST, अलग से कोई रेट नहीं है तो नॉर्मल वाले 9,9, IGST 18। तो 24,20 का 9% बताना बेटा, 217,800, और 37,60,000 का 18%, 676,800। ठीक, नीचे नोट डाल देना एक, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई C&S शैल अप्लाई, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई I शैल अप्लाई। हर चीज़ का नोट बेटा, एक नोट डाल के ख़त्म करो इसे। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई CGST एंड SGST शैल बी लेवी। लिख, क्या रह गया सर, हम 54 में ढूंढ रहे हैं कुछ। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई CGST SGST शैल बी लेवी, और इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई IGST शैल बी लेवी। ठीक है जी। बढ़ू आगे, कोई क्वेरी? चलो सेकंड क्या निकाल रहे हैं हम, ITC अवेलेबल, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ITC अवेलेबल टू, क्या नाम था उसका नालायक का, एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ, अब इसको कैसे प्रेजेंट करें, टाइम बचाने के लिए इधर लिख लेना CGST SGST IGST, और इधर पार्टिकुलर में नाम लिखते रहेंगे क्या क्या खरीदा है, ठीक है ना। करें,
बोलते रहो। सबसे पहला परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्टेट बोलना बस, फ्रॉम यूपी। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम यूपी। स्पेस है आपके पास, एक कॉलम और बना दूं वैल्यू का या नहीं है? वैल्यू, हाँ जी। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम यूपी, हमने कितने का खरीदा बेटा? 20 लाख। उसमें से 1 लाख का तो रिसीव ही नहीं हुआ, तो कितने का माना जाएगा? 19 लाख का। और यहाँ पर नीचे इसके लगे हाथ नोट डाल दो। गुड्स नॉट रिसीव्ड इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। कहाँ लिखा था? 16(2)(b। लगे हाथ निकालो इसका आईटीसी। 19 लाख का कोई भी रेट नहीं दे रखा हो तो 18, सबसे लास्ट में दे रखे थे ना, बोलना 342। प्रेजेंट कैसे मर्जी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही करें। आप कह रहे हो जी मैं तो ट्रांजैक्शन वाइज करूंगा एक एक, वैसे कर लेना, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, वैसे ही 3 घंटे कम पड़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड बोलो। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन विच फुल डेप्रीशिएशन इज क्लेम। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन विच full depreciation is claimed। मशीनरी है तो 2 लाख की, बट आईटीसी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? एज पर सेक्शन 16(3), नो डेप्रीशिएशन, नो जीएसटी, no ITC on GST component if depreciation is claimed। No ITC on GST component if depreciation is claimed on GST component। if GST is claim on ITC component। ठीक है जी। तीसरा क्या था बेटा? परचेज ट्रक फ्रॉम राजस्थान। ट्रक इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। कितने का था? 15 लाख, और इसका रेट दे रखा है, तो दे रखा है तो वो रेट ले लेंगे बेटा। कितना परसेंट? 14% ईच। हम भी राजस्थान के हैं, ट्रक भी राजस्थान से लिया है, क्या लगेगा? सी और एस, 14 ईच लगाओ। 15 लाख का 14%। ओके रिपोर्ट, आगे बोलो। परचेज ऑफ कार, आईटीसी ब्लॉक, थी कितने की है? एज पर 17(5) लिख लो। नो आईटीसी ऑन कार, या नो आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल हैविंग सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर इंक्लूडिंग ड्राइवर। बल्कि ऐसे लिखो, नो आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल, लिखो नो आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल हैविंग सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पैसेंजर इंक्लूडिंग ड्राइवर। कहाँ लिखा है ये? 17(5). ए याद करना चाहो ये कर लेना। ए में मोटर व्हीकल था, डबल ए में था वेसल एयरक्राफ्ट, ए बी में इनका जर्नल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर। ठीक है ना? ओके रिपोर्ट, और भी था क्या? हाँ, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल फ्लोर ऑफ बिल्डिंग।
परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। कितने का था? आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक है बेटा 17(5)D। गुड्स परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, एक्सपेंसेस कैपिटलाइज हुए हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा इनवर्ड सप्लाई की डिटेल। बोलना सी कितना बन रहा है? 210। अच्छा बस एक ही पे ही है, ट्रक पे ही 210। आई कितना है? आई भी 210, 342। ऐड यहीं कर दो, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस अब ध्यान से चलना, सी का कितना है? 20, एस का 50, आई का 75। टोटल आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2,30,000, 260, 417। तो जो हमने क्लास में करा था स्टेप वही 3 बन रहे हैं बेटा, परचेज का टैक्स, सेल का टैक्स और फिर आपस में सेट ऑफ। वो अलग बात है, पहले हमने सेल पे लगा लिया आउटवर्ड सप्लाई, फिर हमने परचेज पे निकाल लिया, अब उनको आपस में क्या करेंगे बेटा? सेट ऑफ। यहां तक कोई दिक्कत? चलें तो लास्ट बनाओ बेटा, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ एवरशाइन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 23। स्टेटमेंट showing computation of net GST liability of Evershine Limited for the month of September 23। क्या सिखाया था? जो जो टैक्स देने हो पहले वो लिख लो, और उसमें भी पहले आई को लिख लिया करो अगर है तो। मेरे में है, आई भी है, सी भी है, एस भी है। क्या लिखते थे? जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। कितना पाई? आईजीएसटी कितना देना था? 676,800, 217,800, 217,800 लेस आईटीसी। और आईटीसी में भी याद हो सबसे पहले किसका लिखते थे? आई। बहुत बढ़िया, इनर कॉलम में आई, फिर सी, फिर एस या यू, एज द केस में भी अपने में यू है ही नहीं, और वैसे भी एस और यू में से एक बारी में कोई एक ही मिलेगा, ये दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते। आई कितना था? नकल मारो ऊपर से, 4,17,000। इसके बाद 2,30,000, एस है 260। ठीक है जी, बोलो आईजीएसटी सबसे पहले किससे कर दिया? ये तो खत्म। ठीक, सबसे पहले आई खत्म करना होता है, उसके बाद किसको उठाते हैं? सी। सी पहले किससे? सी से। सी पहले सी से। 217,800 ही हैं, तो 230 में से 217,800 तो यहां कर लिया, बच गया तो मुझे आई से कर सकता हूं। कितना बच रहा है? 12,200, 12,200 यहां पर। ठीक है ना, इस पे नोट डालेंगे, आखिरी में डलवाऊंगा। ऐसे ही एस बोलो,
एस पहले, एस से 217,800 बच गया। बचा हुआ किससे बेटा? आई से कर सकते हैं 42,200। ये आ जाएगी नेट जीएसटी लायबिलिटी इन कैश। नेट जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश 2,54,000 का मतलब 205,400 ऐसे बोलना लायक 2,54,000। चलो ये नील, ये नील। और आगे जो समझाता था खाली क्लास के लिए कि अगले महीने की 20 तारीख तक, वहाँ फट्टे मत मार के आ जाना, ये अगले महीने की 20 तारीख तक बचा हुआ कैरी फॉरवर्ड, वो पूछ ही नहीं रहा उस पर। वो पूछी केवल क्या रहा है, नेट लायबिलिटी निकाल दो, खत्म हो गया। बस ये अपनी नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, ये अगले महीने की 20 तारीख तक नहीं जमा करवाया तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। इंटरेस्ट में भी केस बनता था, ग्रॉस पे लगे या नेट पे लगे, वो चेक करते थे बेटा बिलेटेडली रिटर्न ही लेट हुई है तो कैश पे लगता था, और अगर बेटा रिटर्न तो पहले जा चुकी थी बाद में जमा करवा रहे हैं फिर ग्रॉस पे लगता था। ठीक है जी, ये वाइंड अप हो गया। इसमें नोट जरूर डाल के आना इसके ऊपर। सी फर्स्ट यूटिलाइज विद सी, रिमेनिंग विद आई, सेम विद एस, एस फर्स्ट यूटिलाइज विद एस, रिमेनिंग विद आई। ये लिख के जरूर आना, इसलिए लिख लो, यहां पर लिख लो नोट 1 और यहाँ पर नोट 2। सी पे नोट 1, एस पे नोट 2, तो नीचे डिफाइन कर दो नोट 1 और नोट 2 को। हाँ जी, नोट 1, सी फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड्स सी एंड रिमेनिंग इज यूटिलाइज टुवर्ड्स आई। And so on with note 2. S first utilized towards S. S first utilized towards S. Remaining बोलो through remaining with I. और नीचे एक नोट और डाल दो, C कैन नॉट बी सेट ऑफ विद S और वाइस वर्सा। C cannot be set off with S or vice versa. दस नंबर पक्के, क्या मतलब नालायक कुछ काट दे, वो हो सकता है 10 में से 11-12 भी दे दे, होता है ऐसा। अगर 35 है तो 40 करने की पावर होती है, 35 से 40 5 नंबर प्लस माइनस होता है, जो चेक कर रहा होता है, पर उसको कमेंट डालने होते हैं ऐसा क्यों कर रहा है। जो चेक करते हैं उसको लिखना होता है बेटा स्टार्टिंग में कि आपने कुछ प्लस माइनस करा है, हाँ जी इसके 62 बन रहे हैं पर मैंने इसे 59 पे रोका है, कहीं ये सेट ऑफ में ना निकल जाए, ना लायक, इसके हालात ऐसे इसे दोबारा बिठाना चाहिए। या इसके 35 या 36 बन रहे हैं, इसे सरका दो आगे, इसकी प्रेजेंटेशन ठीक चल रही है, मैं 40 कर रहा हूं, प्लस माइनस 5 की पावर होती है। चलो एनी हाउ, ये क्वेश्चन वाइंड अप हुआ 1। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2, 5 का बी, 5 नंबर का है बेटा, इसे यहीं के यहीं निपटा देता हूं, आप करते रहना। मिस्टर रविंद्र आर रजिस्टर्ड पर्सन इन भोपाल एमपी, एक तो हम बैठे हैं एमपी में, हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आउटवर्ड ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। इन पे फोकस रखा जाता है, ये खुद कहाँ का है और किस पर्टिकुलर मंथ की बात हो रही है। क्वेश्चन क्या है, ये निकालना क्या है, पहले तो ये पढ़ो यार। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इन विच जीएसटी इज टू बी पेड बाय मिस्टर रविंद्र फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। क्या क्या टैक्सेबल है और जनवरी 2024, पढ़ो भाई। ही वॉज अपॉइंटेड बाय अच्छा ये मेगा एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस है, ओहो आओ। ही वॉज अपॉइंटेड बाय रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज चीफ सिलेक्टर। रुक जाओ, वहां थे बेटा आपके प्लेयर रेफरी, 5 थे बेटा, प्लेयर रेफरी
कोच, एम्पायर, टीम, मैनेजर। सिलेक्टर एग्जामिशन में नहीं था, तो क्या एक तो नोटिफिकेशन नंबर 17 थी, तो पहले वाला क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ठीक है जी, कितना था? 5 लाख। दूसरा, सर्विसेज ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट, ये नहीं पढ़ाया मैंने? ठेकेदार जो आम आदमी के लिए घर बनाते हैं, एक नंबर आउट ऑफ सिलेबस जो मैंने नहीं पढ़ाया, लिखवाया होगा यार, सबसे आखिरी में मिसलिनियस में लिखवाया होगा मैंने, जिसमें मैं लिखवाता हूँ न्यूज एजेंसी वाले हैं, एक पॉइंट में कई पॉइंट इकट्ठे निपटाता हूँ मैं। पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक टॉयलेट, उसमें एक ये पॉइंट आया होगा शायद, नहीं आया तो एडमिट, एक नंबर आउट ऑफ सिलेबस। टेंशन नहीं, 3-4 नंबर मैंने बोल रखे रहेंगे, 95-96 तक आते होंगे। अरे मान लिया आउट ऑफ सिलेबस है, चलो आगे आ जाओ। ही रेंटेड आउट इज वेयर हाउस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर केन। हाँ जी बेटा, शुगर केन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्या हो जाएगा? एग्जाम्ड। चौथा, इस साल की अमेंडमेंट में लिखवाया था, जो मैंने बोला था लेटेस्ट आई है ये। हाँ जी साहब, क्या थी ये? एग्जाम्ड। एमसीडी को एग्जाम्पल लेता था, ये भोपाल है तो वही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, इनको सर्विसेज दी, ये एग्जाम्ड। इसके बाद कंसिडरेशन चार्ज करा 1,25,000 अगेंस्ट वेस्टर्न म्यूजिक डांस परफॉर्मेंस। क्लासिकल को रिलैक्सेशन थी बेटा, वेस्टर्न को रिलैक्सेशन नहीं है, तो ये 2 टैक्सेबल होंगे। ये लिख लो जल्दी जल्दी बेटा। 5 का बी, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, टैक्स भी निकालना है, खाली वैल्यू निकालनी है? नहीं, खाली वैल्यू निकालनी है। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ taxable value of supply for the month of January 24. Statement showing computation of taxable value of supply for the month of January 24. Particular value. सबसे पहला क्या था? मैं करेक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। चीफ सिलेक्टर, आप पूरा लिख के आना वहाँ। अमाउंट रिसीव एज चीफ सिलेक्टर, टैक्सेबल था बेटा ये तो 5 लाख। दूसरा, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेजिडेंशियल यूनिट, एग्जाम्ड। एग्जाम्ड नहीं लिख देंगे ना, क्योंकि हम तो निकाल ही टैक्सेबल रहे ना बेटा। तीसरा क्या था? रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस फॉर शुगर केन। शुगर केन इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्जाम्ड। चौथा, हाँ जी, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ भोपाल। पूरा लिख लेना यार आप, मुझे खाली बताओ क्या हो जाएगा ये? एग्जाम। ये इस साल की एग्जामिशन थी जो लेटेस्ट आई थी, आखिरी में लिखवाई थी मैंने, पढ़ लेना। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में मिलेगा ये। और लास्ट वाला क्या था? वेस्टर्न म्यूजिक परफॉर्मेंस, ये टैक्सेबल है। कितनी थी? चलो, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, बस खत्म, आगे कुछ नहीं करना। सर सर्विस का रेट हमें पता है 18% होता है, निकालने दो टैक्स, क्या जरूरत है? वो बोल रहा है वैल्यू निकालो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नोट जरूर डाल के आने हैं। एज पर मेगा एग्जामिशन 12/2017, ये एग्जाम है। हर क्वेश्चन में नोट जरूर डालने हैं बेटा। ओके रिपोर्ट। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीटली वाइंड अप। पहला बोल रहा हूं कौन सा था ये? 5A एंड 5B। चले आगे।
चलो जी अगला क्वेश्चन देखा जाए। 6 क्या भला है, पढ़ते हैं। 6A, एज पर CGST एक्ट 2017 विष्णु लिमिटेड वाज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, हाउएवर दे ऑप्टेड फॉर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। इसने ले लिया वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। क्या चाहता है भाई बता। इसको अप्लाई करा इसने 12 फरवरी 2024 को, पर इसको बेटा आरसी मिली 24 को, तो हमें इफेक्टिव डेट पता है 24। बहुत बढ़िया, 24 फरवरी 2024। विशु लिमिटेड इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई। सारी की सारी सप्लाई इसकी क्या है, इंट्रा। ये सारा क्वेश्चन पेपर में लिख रहे होंगे आप। CGST एंड SGST लाइबिलिटी, आउटवर्ड के ऊपर टैक्स देना है 31,000 ईच। आउटवर्ड का टैक्स ही दे दिया, नालायक ने। चाहता क्या है ये। विशु लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इनपुट हेल्ड। ओ भाई, आपको याद है एक सेक्शन मैंने पढ़ाई थी 18(1) की बी, ऊपर ध्यान दो। 4 स्पेशल केस पढ़ाए थे। 18(1)A इन आपका बेटा कंपल्सरी एक्विजिशन, 18(1) कंपल्सरी एक्विजिशन याद आ रहा है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। उस केस में आईटीसी का क्या हो, फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन लिया। फिर 18(1)B था वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, उस टाइम आईटीसी का क्या हो, 18(1)C कंपोजिशन टू नॉर्मल, 18(1)D वो था एग्जम्प्टेड टू टैक्सेबल। तो एक बार ये कौन सा है, 18(1)B। लो रिवाइज कराओ बेटा। जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसके बाद वाले तो सारे आईटीसी, इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस। जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उससे पहले केवल और केवल जो इनपुट स्टॉक में पड़ी हुई है, उससे पहले जो इनपुट स्टॉक में पड़ी हुई है इधर इन रॉ मटेरियल और इन वर्क इन प्रोग्रेस और इन फिनिश गुड्स, उसका आईटीसी मिल जाएगा सब्जेक्ट टू इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एंड CACMA सर्टिफिकेशन इफ ITC एक्सीड्स 2 लाख। उल्टा पढ़ो, इनपुट खरीदी तो थी पर स्टॉक में नहीं है, कोई ITC नहीं। स्टॉक में तो है पर 1 साल से पुरानी है तो भी कोई ITC नहीं। कैपिटल गुड्स अभी खरीदा है 5 दिन पहले, स्टॉक में है, उसका तो ITC ही नहीं है। याद आ रहा है, ये है बेटा आपका। चाहता क्या है ये चाहता है कि आईटीसी क्या क्या मिलेगा, फिर तो टैक्स निकलवाएगा पक्का ना लाएंगे। एक तो ये पूछ रहे जी एलिजिबल आईटीसी बताओ, वो हम निकाल लेंगे, और सेट ऑफ करके नेट बताओ, क्योंकि ऊपर टैक्स दे दिया ना उसने। तो पहले तो इन पांचों को पढ़ते हैं किस किस के लिए वो एलिजिबल है। इफेक्टिव डेट क्या आ रही है बेटा उसकी, 24 का मतलब 1 साल पहले तो उससे 1 दिन पहले स्टॉक में होनी चाहिए, 23 फरवरी को। तो ये तो बोल रहा है कि स्टॉक में है, ठीक। और हम इनवाइस की डेट क्या देखेंगे, 23 फरवरी 2023 या उसके बाद की होनी चाहिए। सबसे पहला कैपिटल गुड्स 5 फरवरी को ली, नहीं मिलेगा, नो आईटीसी, क्योंकि मिलता ही केवल किसका है, इनपुट का है। आगे बता भाई, इनपुट खरीदी है हमने फिनिश गुड्स में पड़ी हुई है 13 फरवरी 2023, नहीं मिलेगा, 23 फरवरी 2023 के बाद होना चाहिए। स्टॉक में तो है पर इनवाइस 1 साल से ज्यादा पुराना है, नो आईटीसी। सर समझ नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी हो रहा है, अरे पीछे बोलो, आ रहा है। चलो जी आगे चलो। इनपुट 10 अक्टूबर 2023 सेमी फिनिश गुड्स में है। सेमी फिनिश का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, अरे इनपुट होनी चाहिए यार किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है जी। इंट्रा स्टेट सप्लाई है, आईटीसी मिलेगा। सब क्वेश्चन में लिख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में हम, ठीक है जी। इसके बाद 1 फरवरी 2024 सेमी फिनिश, बेकार की बात है, इनपुट है, आईटीसी मिलेगा। इंट्रा स्टेट है, आईटीसी अलाउड, सी और एस का मिलेगा। और मजे की बात देखना, किस रेट से, 7.5 ईच। टोटल कितना हो गया, 15 कोई रेट ही नहीं है। मैंने नहीं बनाया पेपर, ये पूरे इंडिया लेवल के पेपर हैं, दुबई में भी होता है, नेपाल में भी सेंटर पड़ता है, और ये हमारे हालात है। 7.5 का मतलब 15 हो गया ना, 15 कोई जीएसटी का रेट ही नहीं है। सीए वर्ल्ड मोस्ट रेप्यूटेड एग्जाम के अंदर ये काउंट होता है, ये हमारे हालात है। थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए, नालायक का जिसने क्वेश्चन बनाया होगा और फिर जिसने इसको इन्विजिलेट करा होगा, चेक भी तो होते हैं, ये कितनों की नजरों से गया होगा, पकड़ नहीं पाए नालायक इसको। बदतमीजी है, ये अलाउड नहीं होनी चाहिए। वैसे एक ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे हैं क्या, क्योंकि लाला की दुकान चल रही है, कोई कुछ भी बोल जाए, जीएसटी 25%, क्योंकि रेट भी है जीएसटी का। इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम है बेटा, ये लिटरली नॉनसेंस है ये। पर हम क्या करें, क्वेश्चन भगवान होता है, नीचे नोट रिमट डाल के आ जा रहा, ये क्या बदतमीजी करी है,
कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा है? समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है ये, ब्लंडर है ये। चलो एनी हाउ, सोनू की 7.5% के हिसाब से आईटीसी मिल जाएंगे। चला के बता भाई। इसके बाद इनपुट 8 फरवरी 2024 आईटीसी मिलेगा और ये इंटर स्टेट है। तो हमें सबसे पहले कौन सी टेबल बनाए? स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 24। लिखो स्टेटमेंट शोइंग, क्वेश्चन नंबर यार, एक तो ये दुख नहीं खत्म होते हमारे। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू, क्या नाम था नालायक का? विष्णु लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ पर्टिकुलर। अगर बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो ना, एक मिनट ध्यान दो, पैटर्न क्या रखना है एग्जाम वाले दिन टाइम के रिवीजन का, या घर पे अब जो रिवाइज कर रहे हो, जो मैंने रजिस्टर में नोट्स बनवा रखे हैं वो लेने हैं, और बुक केवल यूज करनी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। ये सारे क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन, डेट आगे पीछे होंगी। रजिस्टर क्लास में जो बेटा वहाँ से बुक से केवल और केवल क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ने मत बैठ जाना। जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, एज इट इज़ मिलेंगे बेटा, ये बस डेट आगे पीछे होंगी। बुक मैंने पहले दे रखी है, कहीं आपको लगे मैंने इसके बाद में बुक बनाई है, घर पे जाके ये भी चेक कर लेना, ये भी मिल जाएगा बुक में। चलो CSI, सर बात आपकी सब ठीक है, बस ये रिटेन कैसे करें? हो जाएगा, 2-3 बार रिवाइज करो, फिर भी ना हो सुबह उठो 5 बजे, बाबा रामदेव का नाम लो बेटा। अरे योगा मतलब फर्क पड़ता है, मजाक नहीं कर रहा मैं, नालायक हूं। चलो पर्टिकुलर, सबसे पहला क्या था? कैपिटल गुड्स मिलेगा ही नहीं, इकट्ठा एक ही नोट में सारे निपटाऊंगा, जिस जिस पे नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है ना, एक ही नोट में निपटा दूंगा। सेकंड क्या था? इनपुट इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स, आप पूरा लिखते रहना, एग्जाम में तो पूरा लिखना वहां, इसका भी नहीं मिलेगा, एक ही नोट में निपटा दूंगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये इनवाइस 1 साल से ज़्यादा पुराना है। तीसरी वाली इनपुट का मिल जाएगा, हाँ जी, कितने की थी बेटा ये? 2.5 लाख, और इंट्रा स्टेट है। 1 मिनट रुकना जरा, वैल्यू का और बना देता हूँ, चलो 2.5 लाख, 6% ईच, तो 6% C, 6% S, 15C, 15S। ओके रिपोर्ट, आगे चलो, अगली इनपुट, इसका भी मिल जाएगा, 1.5 लाख की है, 7.5% ईच। इंडिया लेवल के टेस्ट हैं, दुबई नेपाल सेंटर पढ़ रहे हैं, और 15% GST का रेट। भाई होना नहीं चाहिए, प्रोफेशनलिज्म मीन्स टोटली प्रोफेशनलिज्म। बहुत बड़ा कोर्स है यार, हमने भर तो दिया शौक शौक में, कोर्स असली में बहुत बड़ा है बेटा, ये रेपुटेड कोर्सेज में। किसी को भी बोल दो सामने वाले को CA है, बोलने का नज़रिया चेंज हो जाता है उसका। एक तो ना पता हो कि CA है, नॉर्मली जहाँ हम रहते हैं पार्क में घूम रहे होते हैं, सुबह सुबह मिल जाते हैं, हाँ भाई जैन क्या हाल है, ये है वो है, और फिर जैसे ही पता चल जाए CA है, टोन में फ़र्क आ जाता है बोलने की, रेपुटेशन आ जाती है। मजाक नहीं कर रहा मैं, नोट करना कभी। सर क्वालिफाइड तो हो जाए, अभी तो घर वाले कुछ नहीं समझ रहे। चलो आगे चलें जी, ये क्या है इनपुट, इसका भी मिलेगा, और ये इंटर स्टेट है, 18% IGST। एक ही नोट में निपटाऊंगा, जिनके मिल रहे हैं और जिनके नहीं मिल रहे, ठीक है ना। तो टोटल ITC
नीचे डाल दो अब नॉट। बोलो, एज पर सेक्शन 18(1)(b, as per section 18(1)(b, ITC in case of voluntary registration, as per section 18(1)(b, ITC in case of voluntary registration, only input held in stock, only input held in stock as on effective date of registration, only input held in stock as on effective date of registration is eligible for ITC, subject to satisfaction of following condition. Condition number 1, invoice should not be older than 1 year. Invoice should not be older than 1 year. And number 2, CA CMA certification if ITC exceeds 2 lakh. ठीक, next line. From the above discussion, it may be concluded that, बोले बेटा, वही तो लिखवा रहा हूँ यार, पेशेंस, सब्र, बांध थोड़ी ना गया मैं, भाग थोड़ी ना गया नालायक, सब्र का बांध टूट जाता है नालायक। क्या लिखवा रहा था बोलिए आप, क्या डिस्कशन? From the above discussion, it may be concluded that, number 1, capital goods lying in stock is not eligible for ITC. Capital goods lying in stock is not eligible for ITC. Number 2, input lying in stock having invoice older than 1 year. Input lying in stock having invoice older than 1 year is not eligible for ITC. ठीक है जी, अब चलो, खत्म नहीं हुआ ये स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी। फॉर द मंथ ऑफ, क्या था, फरवरी 2024। भाई साहब मई में एग्जाम है, फरवरी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, नहीं, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन बना दिया नालायक होना। ऐसे भी कर देते कहीं मई के बाद की इंफॉर्मेशन दे दे, मई में एग्जाम ले रहे हो। चला, जो जो देना होता है वो लिखा जाता है। क्या क्या देना है क्वेश्चन में, सी और एस। अच्छा, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे बेटा, आप सोल्व करता है घर पे, गुड। जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई कितना था, 31,000 ईच माइनस आईटीसी अवेलेबल। आईटीसी में सबसे पहले किसका, आईजीएसटी, ये कानून है, कहीं आपको लगे ऐसे ही है, 49A, 49B, 49C सेक्शन है,
CGST ओ ICS, आई कितना था? CS पहले आई को यूज करना ही होता है, मैंडेटरी है। आई खत्म होता है तभी सी पे जाते हैं। आई पहले किससे सेट ऑफ होता? आई से, है नहीं। उसके बाद सी से भी हो सकता है, एस से भी हो सकता है, किसी से भी, किसी भी रेशो में। पर क्लासरूम के लिए 50-50। एग्जाम में नीचे नोट जरूर डाल के आएंगे कि अल्टरनेटिवली ये कैसे मर्जी हो सकता था। तो हमारे पास तो है 10,800। सर ये कानून है क्या? ना। क्या पूरा 10,800 में सी से कर सकता हूं? थ्योरेटिकल यस। क्या पूरा 10,800 में एस से कर सकता हूं? अगेन थ्योरेटिकल यस। पर क्वेश्चन ने खुद बोला है कि टैक्स इस हिसाब से निकालना कि कैश लायबिलिटी कम से कम आए। सेट ऑफ इस तरीके से करना कि कैश लायबिलिटी कम से कम आए। मैंने आधा आधा कर दिया। अब आ गया हो सी, पहले सी से कितना बच रहा है? 32, 25। और ये भी नेट जीएसटी लायबिलिटी पेबल इन कैश। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं निकालना। कैरी फॉरवर्ड जो ऑल दो बच रहा है सी और एस, पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो मांगे नहीं रहा कि कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, कुछ मत दिखाना उसे। इस पे जरूर नोट डाल लो एक जल्दी से। सारी कहानी लिख दो। आई फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड्स आई फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड्स आई remaining can be set off with C और S। वो एग्जाम में फुल फॉर्म कहीं खाली C लिख के छोड़ दो। remaining can be set off with C or with S in any ratio, in any manner, in any ratio, in any manner at the option of taxpayer। In our question, we have taken 50% each. In our question, we have taken 50% each. सेक्शन याद ना रहे तो एज पर जीएसटी लॉ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, पर थोड़ी बहुत तो याद कर लेना। जब याद ही नहीं रहेगा क्वेश्चन तो छोड़ के आएंगे नहीं। ठीक है जी, चलो इसका बी, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्लास में तो मैंने प्रैक्टिस करी थी। प्लेस ऑफ सप्लाई भी बता दो, नेचर भी बता दो कि इंट्रा स्टेट एंड इंटर है, और फिर उसके बाद टैक्स भी बता दो कौन से लगेंगे। वो कुछ मत करना, केवल क्या बोलना है आपने? प्लेस ऑफ सप्लाई ये है, फुल स्टॉप। बता भाई, मिस्टर जॉय अनरजिस्टर्ड है, एक तो समझ में आ गया, B2C है। ठीक है, कोलकाता का वेस्ट बंगाल सेंड आ कुरियर। कुरियर का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसमें था ना इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। 12, 7, 8, बिल्कुल सही, 12, 8। 9 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर था, 12, 8 था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पूरा लॉ रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। मेल का मतलब था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ईमेल वाला मेल नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। B2B सप्लाई थी या B2C? अगर B2B थी, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। अगर B2C, प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। याद है बेटा? तो मैं यहीं लिख दूं ना इसको, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई पहले लो लिखा जाता है, प्लेस वेयर। आप लिखना चाहो अपने रजिस्टर में लिख लो, मैं रजिस्टर में नहीं लिखूंगा, मतलब मैं अलग से सॉल्व नहीं करूंगा, मैं यही निपटा रहा हूं। नहीं, आज पेपर ही नहीं निपटेगा ये। प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर
ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज कोलकाता वेस्ट बंगाल। मैं दोबारा बोलता हूं 12/8 इसमें लिखा था बेटा आपका B2B है या B2C है। B2B होता है लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट, B2C प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जहां हमने कुरियर वाले को दिया होगा, हमने कहाँ दिया होगा बेटा? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। सर जा तो मुंबई में रहा है, अरे कहीं मर्जी जाए, चांद पे जाए, हमने कहाँ कुरियर बुक करवाया है? कोलकाता में। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे समझ आ रहा है कि मैं अपने आप ही खुश हो रहा हूं? अगला बोलो। मिस्टर नितिन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये भी नालायक B2C है क्या ये? ओ भाई 12/9 पूरा लो रिवाइज करो। आपका बेटा ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस B2B B2C B2B लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट, फ्लाइट कहाँ ओरिजिनेट है कहाँ टर्मिनेट है, आने जाने की सिंगल टिकट है, कोई लेना देना नहीं। अगर B2B होता तो हो जाता लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट। B2C इस केस में बेटा वेयर पैसेंजर एम्बार्क फॉर हिज जर्नी रेड विथ प्रोविजो, अगर आने जाने की सिंगल टिकट ले रखी है तो दो अलग अलग जर्नी मानी जाएंगी। ये था बेटा। और अगर इसने बेटा अभी अमाउंट पे कर दिया, राइट टू फ्लाई फ्यूचर में लेगा, तो वो 12/2 से क्या होगा? गवर्न होगा। यही था सारा लो, तेजी से पढ़ जाओ। क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन रिजाइड्स एट रेवा मध्य प्रदेश, बुक टू वे एयर जर्नी टिकट फ्रॉम प्रयागराज इलाहाबाद, नहीं किसका नाम बदल के प्रयागराज करा था? इलाहाबाद का ही नाम। एक बार एक वैसी मन कर रहा है, एक बार चेक करना इलाहाबाद में एयरपोर्ट भी है। इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा मैं आपकी बार बेटा, अगर इलाहाबाद में एयरपोर्ट नहीं पाया ना। इलाहाबाद में एयरपोर्ट है, बनारस इलाहाबाद दोनों में है। भाई साहब गजब हो जाएगा, मैं धरने प्रदर्शन पे बैठ जाऊंगा ITO पे अगर प्रयागराज में एयरपोर्ट नहीं पाया। कुछ भी लिख दो ना, फ्लाइट टिकट्स टू प्रयागराज, वो अपने आप ले देगा। है इंस्टीट्यूट पे शक नहीं करते है। चलो वापस आओ, चेक करना तो चाहिए, पता तो चले यार ये जो पेपर बना रहा है ठीक भी चल रहा है नहीं चल रहा है। चलो इसने टू वे यानी कि आने जाने की टिकट करवाई है फ्रॉम प्रयागराज। अरे आ जा कहाँ रहा है उसको बताओ। जयपुर से प्रयागराज टू जयपुर एंड बैक, तो अलग अलग लेंगे। प्रयागराज टू जयपुर का हो जाएगा प्रयागराज, और जयपुर टू प्रयागराज का हो जाएगा जयपुर राजस्थान। कर लो जल्दी से। बी नहीं 2 12/9 प्लेस ऑफ सप्लाई, पहले लो लिखना, प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क फॉर हिज जर्नी। लिख ले भाई, दोबारा लिख, प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क फॉर हिज जर्नी। नीचे उसके लिखो, वेयर सिंगल टिकट इज इश्यूड फॉर आउटवर्ड एंड इनवर्ड जर्नी बोथ। वेयर सिंगल टिकट इज इश्यूड फॉर आउटवर्ड एंड इनवर्ड जर्नी बोथ, देन it shall be treated as 2 separate journey। अब लिख दो, तो therefore प्लेस ऑफ सप्लाई प्रयागराज टू जयपुर, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रयागराज, और जयपुर टू प्रयागराज प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर। कितने भयंकर भयंकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे हमने। यहाँ क्या रहा है नालायक। ग्रेजुएशन लेवल ईगो पे लगी होगी तुम्हारे, तुमसे ये भी नहीं हो रहा होगा। 3 घंटे में कैसे निपटाओगे तुम यार? अरे लिख लो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो भाई, लिख लो, हो जाएगा। आज कल आऊं? कल ही आओ सर। चलो अगला पढ़ो, तीसरा। रिमझिम प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एट लखनऊ उत्तर प्रदेश
परचेज आ मैन्युफैक्चरिंग मशीन, ओ भाई ये तो गुड्स का केस है, फ्रॉम मानव स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड लोकेटेड एट जयपुर, खरीदने वाला यूपी का, बेचने वाला जयपुर राजस्थान का, फैक्ट्री कहां पर है, इंस्टॉलेशन 10(1) तो था, 10(1) ई तो था वो गुड्स टेकन ऑन बोर्ड आ कन्वेंस, 10(1) प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस वेयर गुड्स आर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड, दैट इज हरिद्वार। लिख लो 10(1) प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन where goods are assembled or installed. Place of supply shall be the location where goods are assembled or installed. लो सेम क्वेश्चन बुक में है बेटा, मंथ आगे पीछे है, स्टार्ट भी GSTR 3B से ही कर रखा है उसमें। सर आपने भी कहीं से चुराया होगा ना, कहीं से चुरा रखे होते हैं तो मैं लिख देता हूँ CA से आया हुआ है, CM में से आया हुआ है, डेट आगे पीछे, आई थिंक मैंने उसमें जुलाई दे रखा होगा शायद, जुलाई की रिटर्न सितंबर में जा रही है। तो कहने का मतलब एक एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना, लॉ पढ़ेंगे रजिस्टर से, बुक केवल और केवल किसके लिए, क्वेश्चन के लिए है। चलो थ्योरेटिकल बोलो जल्दी से। GSTR 3B for the month of January 2024 has been filed by Messrs Avisha Limited, a registered person within due date prescribed by CGST Act, which is फरवरी 20 2024। इतनी सारी इंग्लिश की हिंदी क्या है, रिटर्न तो टाइम से फाइल कर दी, बाद में पता चला इट केम टू द नोटिस दैट टैक्स ड्यू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024 हैज बीन पेड शॉर्ट बाय 16,000। ऊपर ध्यान दो, बार बार ड्रामा नहीं कर पाऊंगा, ये जनवरी, इसकी रिटर्न चली गई 20 फरवरी में, बाद में कुछ टाइम के बाद पता चला कि जनवरी का टैक्स शॉर्ट पेमेंट रह गया कितने से, 16,000 से, और ये मैंने कब पे करा है, फरवरी में गलती पकड़ में आई है, आगे फरवरी में गलती पकड़ में आई है, और 20 मार्च को मैंने जमा करवा दिया, कैश में जमा करा दिया 12,000, और बेटा ITC यूज कर लिया मैंने 4,000। तो मुझे पूरा लो समझा दो क्या था, जनवरी का टैक्स कब जाना, जनवरी था ना, हाँ जनवरी का टैक्स कब तक जाना था, 20 फरवरी, रिटर्न मैंने फाइल कर दी, टैक्स मैंने जमा करा दिया और मैं सो गया। फिर मेरी नींद जाके खुली बाद में, अगले कब जाके नींद खुली, फरवरी 24 में, ओ यार गड़बड़ हो गई, मैंने क्या करा, टैक्स कम जमा करवाया था 16,000 से, अब वो मैं 16,000 रुपये और क्या कर रहा हूँ, जमा करवा रहा हूँ, उसमें से 12,000 मैंने कैश के थ्रू और 4,000 मैंने बेटा ITC के थ्रू। क्या सिखाया था भाई, अगर रिटर्न ही लेट हो जाती तो लगता कैश वाले पोर्शन पे, ये रिटर्न लेट थोड़ी ना है, ये तो पूरा ही क्या हो गया बेटा, लेट हो गया, तो इस केस में ग्रॉस लायबिलिटी 16,000 के ऊपर टैक्स लगेगा। तो हमें पता है, यही सॉल्व कर दूं, आप लिखो, 2 पार्ट है क्या, दूसरा फिर वो पाएगा कि अगर रिटर्न ही लेट हो, भाई साहब बुक में जाके चेक कर लेना, ये 2 पार्ट मिलेंगे ऐसे कैसे, ठीक है। फिलहाल तो बता दो जब शुरू हुए तो, वो कोई लीप ईयर के बारे में इग्नोर करना है, कंसीडर करना है, उसमें मैंने लिखा हुआ है इग्नोर लीप ईयर। सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया, डिनोमिनेटर में 366 है, फरवरी में 29, नहीं समझ में आ रहा, वो सॉल्यूशन में मिलेगा 365, वहां मैंने क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है इग्नोर लीप ईयर। उनको लगा होगा नलायक को कुछ तो चेंज करी दो, तो उन्होंने ले लिया कंसीडर लीप, ये कुछ नहीं चेंज है, फरवरी में 29 हो जाएंगे और आपका डिनोमिनेटर में 366। सर सॉल्यूशन तो बता दो, बता रहा हूं। पहला क्या है रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एज पर रूल 88B और 50। चलो जी, फर्स्ट मैं यही सॉल्व कर रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम, अमाउंट बताना भाई, अमाउंट पूरे 16,000 पे, वहां मैंने क्रक्स लिखवाए थे, अगर रिटर्न ही लेट हो जाए और उसके कारण टैक्स लेट हो रहा हो, मतलब रिटर्न ही फाइल नहीं करी उसके कारण टैक्स लेट हो रहा हो, तो लगता था कैश वाले पोर्शन पे, अदरवाइज किस पे, ग्रॉस पे, ठीक है जी। ड्यूरेशन अगर याद आ रही हो, इमीडिएट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट, तो ये कब का टैक्स था, जनवरी 24 का, तो 20 फरवरी इज द ड्यू डेट, कब से स्टार्ट होगा, 21 फरवरी 2024 से, कब जमा कराया ना लाइक ने,
20 मार्च 24, याद रखना लीप ईयर कंसीडर करना है। फरवरी में 29 लेने हैं, तो फरवरी के कितने दिन हो गए भाई? 21 से 29 9 होते हैं ना, और मार्च के 29 दिन का ब्याज 16,000 के ऊपर 18% के हिसाब से 29 दिन का ब्याज 220, फ्रैक्शन समेत बोलो, 220, 1 रुपए के मल्टीपल में राउंड ऑफ होता है, तो बेटा लोअर साइड पे 50 पैसे से कम हो तो लोअर साइड। ठीक है, समझ आया ना? और अगर ये रिटर्न ही लेट गई होती तो केवल कैश वाले पे, बी पार्ट वो है, उसको आप ट्राई करना जरा, देखूं तो सही कि मैं ही खुश हो रहा हूं। बी पार्ट ट्राई करो, सेम ऐसे ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट, ड्यूरेशन। देखें, हाँ बी पार्ट पे आओ, इसके बाजू में कर देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%, अब की बार रिटर्न ही लेट हुई है बेटा, ठीक है ना, तो कैश वाले पे लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद अमाउंट, कैश वाला, कैश में कितना था? 12,000 था। ड्यूरेशन मुद्दे की बात है, स्टार्ट इमीडिएट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट, 21 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2024। डे कितने? फरवरी लीप ईयर लेना है, 12,000 के ऊपर 18% के हिसाब से 29 दिन का ब्याज। लीप ईयर कंसीडर डिवाइड बाय 366। सॉरी यार, ऊपर 365 कर दिया मैंने। अच्छा, तुम लोगों ने आंसर ठीक बताया, 366 करना है बेटा, सॉरी, क्वेश्चन ने बोला है। सर अगर साइलेंट होता तो फिर हमारी एजम्पशन के ऊपर था कि हम क्या कर रहे हैं, लीप ईयर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। साइलेंट है तो इग्नोर कर देना, स्यापा ही हटा देना। जो भी आ गया 171.15 जो भी है 50 पैसे से कम है, 1 रुपए के मल्टीपल में 171 रुपये। भाई इस इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए मैं आईटीसी यूज़ कर सकता हूँ, मेरे बुक्स में पढ़ा हुआ है। इसे छोड़, आईटीसी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? जो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन सुन, आईटीसी जो मेरे बुक्स में पढ़ा हुआ है वो यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है? ये कब पढ़ा? आउटवर्ड सप्लाई के टैक्स में। इंटरेस्ट पेनल्टी ये कहीं पर भी यूज नहीं हो सकता, इवन आरसीएम में भी ये यूज नहीं हो सकता। हु इज लायबल टू डिडक्ट टीसी? ओ 52 का पूछ लिया भाई, क्या है पहले चेक तो कर लें। हु इज लायबल टू डिडक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52? ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न and deposit of TCS to government as per the provision of section 52. Maro fatte. Who is liable to deduct TCS? When supply is made through ECO and payment is collected through ECO and such ECO is not covered under section 95. Oh my God. Number one, where supply चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विस की हो, is made through ECO and payment of such supply is collected by ECO and such ECO is not covered under section 95. Then ये ECO क्या करेंगे बेटा? section 52 में TCS कलेक्ट करेंगे at the rate of 0.5% CGST, 0.5% SGST, SGST at the rate of 1%. ये तो आंसर हुआ इसका। रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 मैंडेटरी, टीडीएस वालों का, टीसीएस वालों का। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? एज पर सेक्शन 24 मैंडेटरी होता है। ठीक है जी। इसके बाद फाइलिंग ऑफ रिटर्न,
GSTR 8 अगले महीने की 10 तारीख तक और 10 तारीख तक ही टैक्स। सर 5 नंबर का है, बहुत हो गया सर। सुना है 2-3 पेज भरने होते हैं, आधा भी नहीं भरा जाएगा। काम में फट्टे मार रहे हो, सीधा टू द पॉइंट है ना। व्हेन प्रोविजन ऑफ TCS शैल अप्लाई, आंसर बोलो बेटा। When supplier made the supply through ECO and payment of such supply is collected by such ECO and such ECO should not be covered under section 9(5), क्योंकि 9(5) में TCS नहीं काटता था, वो तो टैक्स ही खुद जमा करवाता था। ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड हैं तो वो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पे 1% के हिसाब से TCS काटेगा। खत्म, बस इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं प्रोविजन में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन उसका मैंडेटरी होता है एज पर सेक्शन 24। रिटर्न फाइलिंग करना बेटा मैंडेटरी GSTR 8 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और 10 तक ही बेटा उसे TCS डिपॉजिट करना होता है। खत्म स्यापा, इसके बारे में लिखवाने की जरूरत तो नहीं ना। चलो और लो, पोस्ट सप्लाई भी आ गया 15(3)B। ए में तो था डिस्काउंट नॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बी में पढ़ाया था डिस्काउंट नॉट नॉन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ टीवी सब्जेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन क्या थी बेटा आपके साथ? सबसे पहला एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, प्रैक्टिकल अलग से कोई एग्रीमेंट नहीं होता, इनवाइस ही प्री प्रिंट होते हैं। दूसरा बेटा इनवाइस आपका साहब डिस्काउंट मस्ट बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इनवाइस, रैंडम डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। डिस्काउंट का लेना देना एक पर्टिकुलर इनवाइस से होना चाहिए और वो डिस्काउंट बायर को एक्चुअली में पास ऑन हुआ हो। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। एडजस्टमेंट किसके थ्रू होगी? पुराना बिल फाड़ दिया जाएगा, क्रेडिट नोट के थ्रू सारी एडजस्टमेंट होंगी। बस इससे फालतू कुछ नहीं लिखना। सर 5 नंबर का है, चाहो तो अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल बना के आ जाना। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में हमने क्या कर दी? सेल कर दी। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट 1 महीने में पेमेंट 10%, 2 महीने में पेमेंट 5%। कराया होगा मैंने क्लास में ऐसा, वो डिस्काउंट चिपका के आ जाना। तो एग्जाम्पल 5 नंबर में कम से कम यार 7-8-10 लाइनें तो हों, धमाकेदार चलेगा फिर। ठीक है भाई, एग्जाम्पल ना भी दो चलेगा। एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ा रखी है। ये केवल किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है? डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो क्यू। इसका मतलब पता है? इसका क्या मतलब है? समथिंग इन रिटर्न। हाँ जी, डोनेशन में रिटर्न कुछ भी नहीं होता, पर अगर डोनेशन ऐसी है कोई बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, याद आ रहा है पढ़ाया था एक सर्कुलर, डोनेशन ऐसी है कोई बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है तो वो सप्लाई मान ली जाएगी बेटा। वो क्यों प्री क्यों है वहां पर? समथिंग इन रिटर्न है, क्योंकि उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है। ट्रस्ट को डोनेशन दे दी 5 लाख की, पर बोर्ड लगा दो वैभव जलान क्लासेस इंडियाज नंबर 1 एक्सक्लूसिवली फॉर CA। समझ में आ रहा? तो इसमें क्विड प्रो क्यो है, सप्लाई मानी जाएगी, चार्जेबल टू GST। और अगर नॉर्मल डोनेशन दी है, ये कमरा X एंड Y ने अपने पिताजी की याद में बनवाया, तो X एंड Y को कोई नहीं जानता, उनके पिताजी को कोई नहीं जान रहा, बिजनेस कनेक्शन नहीं है, बने नहीं होते ये होल इन्होंने बनवाया उन्होंने बनवाया। अरे हाँ करो, ये पढ़ा रखा होगा, सप्लाई वाले चैप्टर में मिलेगा ये, मैंने पढ़ाया मेगा एग्जामिनेशन पर। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने हो सकता है ये भी ऐसे का ऐसे ही मिल जाए, बुक में जाके देख लेना सप्लाई वाले चैप्टर में पीछे के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चलो ये हो गया, विथ चॉइस तक कर दिया हमने, आगे बढ़ो। मोहन इंटरप्राइज इज रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन गांधीनगर गुजरात। मैं मोहन इंटरप्राइज हूँ गुजरात का, मैंने सर्विसेज ली एडवोकेट की, एडवोकेट रजिस्टर्ड है होता रहे पर ये RCM में आएगी। फिर मैंने शेखर एक और अनरजिस्टर्ड पर्सन है उससे लेबर की सर्विसेज ली। चाहता क्या है? एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू बाय रिसिपिएंट मोहन इफ ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर। सुनो ये भी क्वेश्चन नालायकों ने गलत ड्राफ्ट कर रखा है। एडवोकेट वाली सर्विस तो RCM में आती है, ये लेबर वाली सर्विस RCM में थोड़ी ना है। और एग्जाम में ज्यादा रेंडी मत करना, वो खुद ही कह रहा है ये RCM की है। आपको याद हो बेटा RCM में इनवाइस कौन रेज करता था?
सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर, रुक जाओ, इस केस में एडवोकेट रजिस्टर्ड है तो वो इनवाइस क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। इनवाइस की सेक्शन थी 31, और अगर आरसीएम वाले का देखना हो 31(3)(f), पर मैंने खुद बोला था इतना डिटेल में जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप एज पर सेक्शन 31, तो वहां पर इनवाइस कौन जनरेट करता है, खाली इनवाइस पूछ रहा है बेटा। सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट खुद अपने ऊपर क्या करेगा बेटा, इनवाइस जनरेट करेगा। तो वो इनवाइस को लेके पूछ रहा है, तो सप्लायर पहला कौन है, वो एडवोकेट। एडवोकेट जीएसटी रजिस्टर्ड है तो एडवोकेट विल रेज द इनवाइस, हाउएवर पेमेंट विल बी मेड बाय, क्या नाम था, मोहन। ठीक है जी। और सेकंड क्या था बेटा आपका, क्या नाम था नालायक का, शेखर, ये अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में मोहन एंटरप्राइज, मोहन एंटरप्राइज शैल रेज द इनवॉइस। पेमेंट दोनों ही केसेस में कौन करेगा बेटा, मोहन एंटरप्राइज। और चाहो तो, क्योंकि इसमें बेटा 5 नंबर का तो नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई चिपका के आ जाना। इनवाइस कब तक जनरेट होता है, जिस दिन पेमेंट करी, और इनवाइस डेट प्लस 31 सर्विस है प्लस 61 दिन, जिस दिन पेमेंट करी और इनवाइस डेट प्लस 61 दिन, यहां तक बेटा टाइम ऑफ सप्लाई लाइबिलिटी अराइज होती है। 5 नंबर में है ना, तो रिवर्स चार्ज के सारे प्रोविजन डाल देना इनवाइसिंग वाले। 31(3) आंसर में क्रक्स, और रेड विद टाइम ऑफ सप्लाई क्या था इसका, रिवर्स चार्ज की सर्विस का 13(3), क्योंकि 13(1) में तो ये था कि सर्विसेज लगेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई तब आएगा, 2 में था फॉरवर्ड चार्ज, 3 में था रिवर्स चार्ज। तो ये सेक्शन रेफर करके आ जाना भाई। 1.5 घंटा लग गया हमें, और होना चाहिए था ये 1 घंटे 3 मिनट में। चॉइस भी तो है, ये भी ठीक है, पर ये 1.5 घंटे में इसलिए होगा क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, खुद करोगे तो आपके पता ही नहीं क्या जा रहे होगे आप। ठीक है, एग्जाम में पहले बेटा जीएसटी ट्राई करना है, क्योंकि मैं पिछले कई अटैम्प्ट के देख लिए, जीएसटी में कुछ होता ही नहीं यार। इनकम टैक्स में तो फिर भी उलझ जाते हैं 2 जीएसटी तो बिल्कुल ही प्लेन चल रहा होता है। सर एमसीक्यू कैसे आते हैं, वो और ज़्यादा नालायक से आते हैं। ठीक है, पर मैं एक वार्निंग, स्टैट्यूटरी वार्निंग, ऐसा बेटा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये बहुत लल्लू सा पेपर है, ये लल्लू लड्डू जो भी इसको बोल दो, नालायक सा पेपर है कुल मिला के ये। ठीक, वाइंड अप हुआ अपना जीएसटी May 24, दैट इज ऑल फॉर टुडे।